हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बायोलॉजी टीजीटी 2021 में जेनेटिक्स से जो 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें जो 3 क्वेश्चन रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 74 था क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए वेरिएशन, बी हेरिडिटरी, सी हेरिडिटी, डी इनहेरिटेंस। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हेरिडिटी। अब ये होता क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा था कि जब एक सी क्वालिटीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। जैसे जब कुछ हम बोलते हैं कि इस बच्चे में इसकी मम्मी के ये कैरेक्टर्स आए हैं, इसके पापा के ये क्वालिटीज आई हैं, तो जब मदर और फादर की जो ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब इसके बाकी ऑप्शंस को हम एक बार देख लेते हैं। तो द सेट ऑफ जीन्स दैट एन ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस जीन्स का वो सेट होता है जो कि एक ऑफस्प्रिंग, एक बेबी अपने दोनों पेरेंट्स से इनहेरिट करता है ना। दोनों पेरेंट्स से उसके अंदर जीन्स का कोई सेट आता है, जीन का सेट आते हैं जो कि एक बेबी के अंदर उसके पेरेंट्स से आते हैं। उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चों के अंदर सारे क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं? मदर और फादर से ही आते हैं। जो हर एक कैरेक्टर होता है हमारे शरीर में, जैसे मानते हैं हमारा हाइट है, अगर हमारी हाइट है तो उसके लिए अगर 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसका एक अलील जो है, एक सेट जो है वो मदर से आया होगा और एक सेट फादर से। ठीक है, तो ये जो सेट हैं जीन्स के जो मदर और फादर से इनहेरिट करते हैं हम, इसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। नाउ द कैरेक्टर्स विच एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स आर नोन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ये जो हेरिडिटरी वर्ड है, ये हेरिडिटरी वर्ड क्या है? ये कैरेक्टर्स के लिए है। वो कैरेक्टर्स जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं उन कैरेक्टर्स को हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जो कैरेक्टर्स हम इनहेरिट कर रहे हैं उन्हें हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब जेनेटिक वेरिएशंस, ये जो वेरिएशंस है ये क्या होता है? वेरिएशंस इज द डाइवर्सिटी इन डीएनए सीक्वेंसेस अमंग इंडिविजुअल और पॉपुलेशंस। इट अराइजेस फ्रॉम डिफरेंसेस इन जीन एंड देयर अलील्स। वेरिएशंस क्या होता है कि जो भी डाइवर्सिटी होती है हमारे डीएनए में, हम सब जानते हैं कि कोई भी 2 इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, उनका डीएनए चेंज होता है। किसी भी 2 पर्सन का डीएनए एग्जैक्ट 100% सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये जो डीएनए में चेंजेस आते हैं जो कि एक इंडिविजुअल में और ओवर पॉपुलेशंस भी ये वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं को हम जेनेटिक वेरिएशंस बोलते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस किस वजह से आते हैं? जीन में डिफरेंसेस की वजह से आते हैं, उनके अलील में डिफरेंसेस की वजह से आते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम के कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है या डुप्लीकेट हो जाता है, कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं अगर क्रोमोसोम के अंदर, तो उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। और ये म्यूटेशन वेरिएशंस को लीड करती हैं एंड वेरिएशंस अल्टीमेटली इवोल्यूशन को भी लीड करते हैं। अगर वेरिएशंस आते, कोई बड़ा वेरिएशन अगर किसी स्पीशीज में आ गया ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो क्या होगा? एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। डिफरेंट टाइप की स्पीशीज का फॉर्मेशन हो इसी तरह से होता है, इन्हीं वेरिएशंस के थ्रू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85। The alleles of a gene do not show any blending and both the characters are recovered as such in the F2 generations. This statement is, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीन्स होते हैं, जैसा भी हमने डिस्कस किया, हर एक कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर। जो जीन क्या होते हैं, जैसे कि हमारा ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है? डीएनए से। डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन क्या कहलाता है? जीन कहलाता है ना, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस जीन के 2 अलील होते हैं। एक जीन के, एक कैरेक्टर के लिए जो एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसके 2 अलील होते हैं बेसिकली, मेनली, है ना। तो ये जो दोनों अलील हैं, ये दोनों अलील F2 जनरेशन में एज सच रिकवर हो जाते हैं, मतलब इनमें ब्लैंडिंग नहीं होती। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ये क्या है? ये बेसिकली मेंडल के जो लॉज है ना उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो जो मेंडल के लॉज थे वही इनके ऑप्शंस में भी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड ऑप्शन डी लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थोड़ा अलग है, बाकी ये तीनों मेंडल के लॉ हैं।
है ना। अब हम जो इसका आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए पहले हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझना होगा, जो कि मैंडल का फर्स्ट लॉ था। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब हम जब क्रॉस कराते हैं और केवल एक कैरेक्टर को नोटिस करते हैं, केवल एक कैरेक्टर को अगर हम स्टडी करते हुए कोई भी क्रॉस कराते हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ही समझेंगे। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझने के लिए हमने क्या लिया, प्योर टॉल पी प्लांट। जैसे मैंडल ने पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो हम भी इसे पी प्लांट के थ्रू ही समझते हैं, वो हमें समझने में इजी रहेगा। तो जब हम पी प्लांट लेते हैं तो इसमें एक कैरेक्टर हमने क्या लिया, टॉल, और एक कैरेक्टर हमने लिया डॉर्फ। जो दो प्लांट लिए उनमें एक तो प्योर टॉल लिया, जिसके जीनोटाइप में मतलब जिसका जो टॉलनेस के लिए जो जीन है, टॉलनेस के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। इस जीन के जो दो अलील हैं वो दोनों ही कैपिटल टी हैं, दोनों ही अलील टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये प्योर टॉल प्लांट कहलाएगा। विद अ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट, जो शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, छोटा होता है साइज में, उसे हम डॉर्फ बोलते हैं। और इसके जो अलील हैं, जो डॉर्फ भी एक हाइट का कैरेक्टर, ये टॉलनेस जैसे हाइट कैरेक्टर है वैसे डॉर्फनेस है, शॉर्टनेस हाइट का कैरेक्टर है। इस डॉर्फ के लिए भी क्या होंगे, दो अलील्स होंगे। ये दोनों अलील स्मॉल टी हैं। अब हमने जब इन्हें क्रॉस कराया, एक प्योर टॉल प्लांट को क्रॉस कराया, एक प्योर शॉर्ट या प्योर डॉर्फ प्लांट को क्रॉस कराया। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया, एक अलील इससे लिया गया एक गैमीट में, इससे जो गैमीट्स बनेंगे उसमें एक एक अलील ही तो जाएगा, और चाहे जो भी जाए इसमें कौन सा अलील जाने वाला है, कैपिटल टी ही जाने वाला है इसके सारे गैमीट्स में। ऐसे ही इसके गैमीट्स में क्या जाने वाला है, स्मॉल टी, है ना। इसके गैमीट्स में जाने वाला है कैपिटल टी, और इसके गैमीट में स्मॉल टी। तो हमने यहां लिख लिया कैपिटल टी इसके वाले अलील्स, और इसके अलील्स स्मॉल टी, जो इसके अलील्स जिन गैमीट्स के अंदर गए हैं। जब इन दोनों गैमीट्स का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका कराया, देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई हमें। इसे हम F1 जनरेशन बोलते हैं या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं, जो हमें प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ के क्रॉस से मिली है। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें जो हाइट के कैरेक्टर है उसके लिए जो जीन है उसमें दोनों प्रकार के अलील हैं। एक तो टॉल वाला कैपिटल टी भी है और एक स्मॉल वाला स्मॉल टी, जो कि डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारे के सारे F1 के जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं सब में यही कंडीशन है ना। तो ये जो क्या इसमें क्या होगा, हेट्रोजाइगस टॉल हमें मिलेंगे, क्योंकि टॉल जो है ना, टॉल डॉर्फ के ऊपर डोमिनेट होता है। डोमिनेटिंग कैरेक्टर का मतलब है ये कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और शॉर्टनेस का कोई भी एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेगा फर्स्ट फीलियल जनरेशन में। तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे मिलेंगे हमें, हेट्रोजाइगस। तो सारे के सारे अलील्स हमें यहाँ पर हेट्रोजाइगस टॉल मिलेंगे। सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स जितने भी उनके बेबीज होंगे वो सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। हेट्रोजाइगस वर्ड इसलिए आया है क्योंकि इसमें क्या है, एक जो हाइट के लिए दो हाइट वाले जीन में जो दो अलील प्रेजेंट हैं उसमें एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी टॉलनेस टॉल वाला है और स्मॉल टी ड्वार्फ वाला है। ये दोनों ही अलग अलग अलील्स हैं, इसीलिए इसे हमने हेट्रोजाइगस बोला है। होमोजाइगस का था, होमोजाइगस या प्योर कंडीशन तब होती है जब दोनों ही अलील सेम हो। यहाँ दोनों अलील क्या हैं, डिफरेंट, एक तो टॉलनेस के लिए और एक डॉर्फनेस के लिए। इसीलिए सारे ऑफस्प्रिंग्स F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग प्राप्त होंगे वो सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। टॉल इसलिए होंगे क्योंकि टॉलनेस एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, और जो स्मॉल टी है वो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम जो है इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं, जो इसका सही आंसर था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। इस लॉ को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स द two alleles for one trait separate, so each gamete only carries one allele for each trait. ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमारा जो ये F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हेट्रोजाइगस टॉल ऑफस्प्रिंग हमें प्राप्त हुए थे। इनमें क्या था, एक ट्रेट के लिए मतलब एक ही कैरेक्टर था ना, हाइट का एक कैरेक्टर था। इस कैरेक्टर के लिए हमें क्या मिला,
इस कैरेक्टर के लिए जो जीन है इसमें दोनों प्रकार के अलील्स हैं, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। सेम इसमें भी, क्योंकि ये भी F1 जनरेशन का ही है तो इसमें भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब हम इनका गैमीट फॉर्मेशन होता है इनके अंदर, जब गैमीट्स बनते हैं तो क्या होता है, एक अलील एक गैमीट में जाएगा, दूसरा अलील दूसरे गैमीट में जाएगा। ऐसा कोई भी गैमीट नहीं बनेगा जिसके अंदर ये दोनों अलील्स एक साथ चले जाएं, है ना। हर एक गैमीट में एक ही अलील जाएगा, या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब ये जो अलील्स हैं इनमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों ने मिलकर हाइट का कोई तीसरा कैरेक्टर बना दिया और हाइट का कोई तीसरा रिजल्ट निकाल दिया और जो इन दोनों के साइज के बीच का हो, मीडियम साइज का हो। इस तरह से मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग ये ब्लेंडिंग नहीं होती एलील्स में, है ना। ब्लेंडिंग नहीं होती। जो भी ट्रेट के जो भी अलील्स हैं, जीन में जो भी अलील हैं, वो बिल्कुल सेपरेट दोनों दो अलग अलग गैमीट्स के अंदर जाते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या फिर कि अलील्स के अंदर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। यही बात जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो आई होप आपको ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या पूछा था वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार क्या हुआ था, जब ये दोनों अलील सेपरेट हुए तो एक गैमीट हमने कैपिटल टी वाला लिखा, एक गैमीट हमने स्मॉल टी वाला, इस वाले प्लांट का। दूसरे प्लांट का गैमीट्स हमने इस तरह से लिख दिए, एक कैपिटल टी वाला एक स्मॉल टी वाला। तो जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो दोनों कैपिटल टी आएंगे, इन दोनों का क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इन दोनों का तो कैपिटल टी, इन दोनों का तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का होगा तो स्मॉल टी। अब जहां दोनों ही अलील सेम टाइप के हैं, दोनों ही टॉल वाले अलील आ गए तो उसे होमोजाइगस टॉल, एक टॉल और एक ड्वार्फ वाला तो हेट्रोजाइगस टॉल। सेम यहाँ हेट्रोजाइगस टॉल और यहाँ होमोजाइगस ड्वार्फ। ये हमारी F2 जनरेशन है जिसे हम सेकंड फीलियल जनरेशन बोलते हैं, जो कि F1 जनरेशन में सेल्फिंग के बाद प्राप्त होती है। अब इनका फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। फिनोटाइपिक का मतलब होता है कि देखने में वो प्लांट कैसा होगा। अब देखने में तो ये तीनों ही प्लांट टॉल होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है। एक्चुअली में कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें एक अलील टॉल का भी है, एक ड्वार्फ का भी है। लेकिन जो डोमिनेंट अलील है वही अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर पाता है। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी यही पढ़ा था ना, कि जो कैपिटल टी है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये जो प्लांट होगा ये प्योर, मतलब ये हमें टॉल ही मिलेगा। तो फिनोटिपिकली का मतलब है देखने में हमें जो F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे उनका रेशियो क्या होगा, तो 3 टॉल होंगे और एक ड्वार्फ होगा। ये जो होमोजाइगस वाला है ना ड्वार्फ, यही बस हमें ड्वार्फ दिखेगा, यही हमें शॉर्ट दिखेगा। तो 3 टॉल हो गए और एक ड्वार्फ। तो टॉलनेस और डॉर्फनेस का जो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, 3 रेशियो है वो 3:1 हो जाएगा। अब जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या है, 1:2:1। 1 क्या है, एक तो होमोजाइगस टॉल मिला है हमें, 2 हेट्रोजाइगस टॉल मिले हैं और एक होमोजाइगस ड्वार्फ मिला है। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 1:2:1। अब हम समझते हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ को हम लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नो टू कैरेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मीन्स एवरी कैरेक्टर इनहेरिट्स इंडिपेंडेंटली। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से, कि कोई भी 2 कैरेक्टर किसी भी एनिमल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी 2 कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट नहीं होते, है ना। जैसे अगर हम पी प्लांट की ही बात कर लें तो उसमें कोई भी 2 कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट नहीं हो रहे, सारे के सारे कैरेक्टर्स अलग अलग इनहेरिट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, है ना। सिर्फ हम मेंडल के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने एक दिया था जिसे हम लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी 2 कैरेक्टर, नो 2 कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड डिपेंडेंटली, मतलब कोई भी 2 कैरेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते इनहेरिटेंस के लिए। ऐसा नहीं होता कि अगर एक कैट में ब्राउन आईज हैं तो उसका जो फर होगा, स्किन कलर होगा, वो भी जो उसके फर होंगे वो भी ब्राउन हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू मेंडल उन्होंने कहा ऐसा कोई भी 2 कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। हर एक कैरेक्टर अपने अकॉर्डिंग किसी भी गैमीट में जा सकता है।
लेकिन ये क्या है, आज के टाइम पर क्या हुआ, आज के टाइम पे हम क्या है, लिंकेज का कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो कि टी.एच. मॉर्गन ने दिया था लिंकेज का कॉन्सेप्ट। लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब कोई कैरेक्टर, जैसे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स पे ही हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमोसोम के छोटे छोटे सेगमेंट्स हम लेते हैं, इनको हम जीन बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, जब इनमें ये जो क्रोमोसोम है हमारे इस कंडीशन में आते हैं ना, जब डुप्लीकेशन का टाइम आता है, क्रॉसिंग ओवर का टाइम आता है, ये इस तरह से टेट्राड बना लेते हैं, बाइवैलेंस बना लेते हैं, है ना, बाइवैलेंस होते हैं ये। लेकिन इनमें क्या होता है, हम जानते हैं क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इस वाले क्रोमोसोम के अंदर चला जाता है और इस वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इस क्रोमोसोम के अंदर आ जाता है। यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स का इंटरचेंज हो रहा है। अब ये सेगमेंट्स का इंटरचेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि इस सेगमेंट में तो हमारे अलग जीन्स हैं, माना सेम कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट होंगे। इन दोनों क्रोमोसोम पे जो भी जीन प्रेजेंट होंगे वो सेम कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट होंगे। ये क्रोमोसोम 1 अगर हम लेते हैं तो ये भी क्रोमोसोम 1 ही होगा। अगर दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 हैं तो इनमें जो भी जीन प्रेजेंट है वो सेम कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट है। लेकिन हो सकता है, जैसे हाइट का ही लें, इसमें टॉल वाला जीन प्रेजेंट है, इसमें शॉर्ट वाला जीन प्रेजेंट है, और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होता है, इसका टॉल इसमें चला गया, इसका शॉर्ट इसमें आ गया, है ना। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर ये होता है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि जब कुछ जीन एकदम पास पास प्रेजेंट है ना, उनमें एक साथ अगर वो क्रॉसिंग ओवर में जा भी रहे हैं, एक्सचेंज भी हो रहा है उनका सेगमेंट, तो वो एक साथ जाएंगे। उनकी टेंडेंसी एक साथ रहने की ज्यादा होगी। क्रोमोसोम में जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है जीन्स के बीच में, लिंक्ड जीन की टेंडेंसी उतनी कम होती जाती है। लेकिन वो जितना क्लोज होते हैं जीन्स, उनका एक साथ इनहेरिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो लिंक्ड जीन कहलाते हैं। वो एक साथ ही, अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो एक साथ ही एक्सचेंज हो जाएं, 2 कैरेक्टर के जीन इसमें एक साथ चले जाएं और इसमें एक साथ आ जाएं, है ना। तो वो 2 कैरेक्टर क्या होंगे कि वो अभी हमेशा साथ साथ ही चलने वाले हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये लिंकेज वाले फिनोमिना को एक्सप्लॉइट करता है ना। ये इसका एक्सेप्शन है, लिंकेज का एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनके अकॉर्डिंग तो कोई भी 2 कैरेक्टर एक साथ जा ही नहीं सकते, लेकिन लिंकेज के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अब नाउ द 4th ऑप्शन, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है, इवोल्यूशन वाले टॉपिक से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इंडिविजुअल्स विद ट्रेट्स विच आर मोर फेवरेबल इन देयर एनवायरमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। ये क्या बोल रहे हैं, एंड दे पास दीज ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हमें किसी भी जगह के लोकल एनवायरनमेंट में, वहां के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे ट्रेट्स, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पहाड़ों पर जहां बहुत बर्फ पड़ती है, वहां पे क्या होता है, एनिमल्स के, डॉग्स के, कैट्स के, इनके हेयर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, फरी हेयर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े, बहुत फरी एनिमल्स होते हैं ये। क्यों जिससे कि इनकी बॉडी से हीट लॉस कम से कम हो, ये हीट को प्रिजर्व करके रख सके, बहुत ठंड में रहने के लिए, अपने आप को ठंड से बचा सके, तो ये उनके लिए फेवरेबल कैरेक्टर है। तो क्या होगा, जो भी पहाड़ के एनिमल्स होंगे वो यही कैरेक्टर को आगे पास ऑन करेंगे अपने ऑफस्प्रिंग में, ताकि उनकी भी उस एनवायरनमेंट में रहने की क्षमता बढ़ सके। इसी को हम लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। Over generations, this process leads to a gradual shift in the characteristics of a population. कई generations तक अगर एक ही ट्रेट पास ऑन होता रहा और दूसरा ट्रेट कम होता जाएगा, मानो वही माउंटेन वाले, अगर हम हिली एरियाज वाले एनिमल्स की बात करते हैं, उनमें कुछ तो बहुत फरी एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके फर बहुत कम है, रिड्यूस फर है। तो क्या होगा, जो फरी वाले होंगे वो उस एनवायरमेंट में एडजस्ट कर पा रहे हैं, अच्छे से जी पा रहे हैं, तो वो उनका तो नंबर बढ़ता जाएगा, वो अपना उस ट्रेट को आगे पास ऑन करते जाएंगे। लेकिन जो कम फर वाले हैं वो हल्के के खत्म होते जाएंगे। तो उस पॉपुलेशन में क्या आएगा, एक ग्रेजुअल शिफ्ट आ जाएगा, हल्के हल्के ये शिफ्ट आ जाएगा कि वो पॉपुलेशन में सारे के सारे हैवी फर वाले एनिमल आपको एक टाइम के बाद मिलेंगे, क्योंकि वो उनके लिए फेवरेबल है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, 109। इन अ ट्राइसोमिक द पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम इज। ट्राइसोमिक कंडीशन में जो एक पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम के एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें ट्राइसोमिक कंडीशन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए 2n-1, 2n-2, 2n+1 या 2n+2। ट्राइसोमिक मतलब, ट्राई से ही मतलब हो रहा है ना कुछ समथिंग रिगार्डिंग 3, कुछ 3 से रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि 2n क्या होता है, सब में 2n कॉमन है। और ये 2n किसके लिए मतलब होता है कि डिप्लॉइड कंडीशन, किसी भी एनिमल में डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम 2n कहते हैं। डिप्लॉइड मतलब डबल सेट, है ना। तो ट्राई मतलब ट्रिपल,
तो उसमें प्लस हो रहा है ना 1, तो ये 2n+1 इज द राइट आंसर। ओके, अब इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कितना टाइप की होती है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 टाइप की होती है, पॉलीप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, जब पूरा सेट मल्टीप्लाई हो जाए, पूरा सेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। जैसे कि ट्रिप्लॉइडी में क्या है, 3n 2n था, उसमें एक कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऐड हो गया, 2n+n, तो ये ट्रिप्लॉइडी हो गई। टेट्राप्लॉइडी में 2n+n+n, मतलब 2 हैप्लॉइड सेट्स ऐड हो जाना, तो टेट्राप्लॉइडी। अब दूसरा इसका टाइप है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, इसमें कंप्लीट सेट मल्टीप्लाई ना होकर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। एक सेट में से मानो डिप्लॉइड कंडीशन में, जैसे ह्यूमन के डिप्लॉइड कंडीशन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उन 46 क्रोमोसोम्स में से कोई एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए या फिर कोई एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, है ना। हर क्रोमोसोम के क्या होते हैं, 2 पेयर होते हैं, हम सब जानते हैं। 46 में मतलब हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, यानी सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। तो वैसे तो 23 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन पेयर में होने की वजह से नंबर क्या हो जाता है, इनका टोटल नंबर 46 हो जाता है, जो कि डिप्लॉइड कंडीशन मानी जाती है ह्यूमंस की, है ना। तो क्या होता है इसमें, अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो इसमें जो मोनोसोमी है, इसमें 2n-1, ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। 2n-1 इसमें टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक क्रोमोसोम, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से एक क्रोमोसोम माइनस हो गया, 45 क्रोमोसोम बचे। इसमें होता क्या है, जो हमारे 22 एलोसोम्स होते हैं वो तो एज इट इज रहते हैं, लेकिन जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें से एक क्रोमोसोम खत्म हो जाता है। तो इसमें जो कंडीशन होती है वो 22A+XO होती है टर्नर सिंड्रोम के अंदर। दूसरा है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी जो उसका भी एग्जाम्पल था हमारा 2n+1, इसमें ट्राइसोमी मीन्स 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हम पढ़ते हैं, ट्राइसोमी 21, जिसे हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 21 क्रोमोसोम जो है वो हमारे 21 क्रोमोसोम भी 2 होने चाहिए ना, ये 2 होने चाहिए, लेकिन इसमें एक इंक्रीज हो जाता है, एक कॉपी इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम ट्राइसोमी कंडीशन बोलते हैं। ये 21 के 3 क्रोमोसोम यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो इसे 21 ट्राइसोमी बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम को। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आई होप आपको ये वाले समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।